Today's topic is about the practical implementation of neural network. We are going to create multi-layer neural network. लास्ट क्लास के अंदर सिंगल न्यूरल नेटवर्क भी बनाया था और कल की क्लास में हमने मल्टी मल्टी न्यूरल नेटवर्क के ऊपर भी बात की थी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जब आप मल्टी न्यूरल नेटवर्क की बात करते हो तो अगर हम वैसे भी देखें, ये मैं अगर यहाँ से हटा भी दूँ फॉर एग्जाम्पल, टोटल हमारे पास एक लेयर है, एक लेयर ऑफ हिडन लेयर, दिस इज कॉल्ड एज वन हिडन लेयर है। दिस इज योर वन या फर्स्ट हिडन लेयर। अब एक हिडन लेयर के अंदर आपके पास न्यूरॉन्स कितने हैं? यहाँ पर 12 न्यूरॉन्स, मतलब हमने यहाँ पर 12 न्यूरॉन्स क्रिएट किए हैं एक सिंगल लेयर के अंदर। अगर सिंगल न्यूरल होगा तो आप यहाँ पे 1 लिख दो, तो ये आपका एक ही न्यूरॉन होगा जो उसको बेसिकली हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, एक ही न्यूरॉन आपका एक्टिवेट होगा या फिर नहीं होगा। हम यहाँ पे फिलहाल 12 लिख रहे हैं। अब ये हो गया आपका एक सिंगल हिडन लेयर। ये चीज याद रखें कि ये दो पैरामीटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनपुट शेप वाला पैरामीटर फिलहाल तो आपके इंपॉर्टेंस में नहीं आता, क्योंकि आप लोग अभी न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हो। जब आप इमेज बेस्ड डेटा पे काम करोगे तब ये इनपुट शेप लाजमी काम करेगा, क्योंकि इनपुट शेप का मकसद होता है जो आप या इसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उसका शेप क्या है। जब आप इमेजेस की बात करते हो, इमेज का हमें एक्सिस ऑलरेडी मालूम है कि एक इमेज आपकी मल्टीपल पिक्सल्स को मिलाकर बनती है। अगर मैं आपसे कहूँ 224 बाय 224 पिक्सल, दैट मीन्स हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे या पैरामीटर्स हो जाएंगे? 224 मल्टीप्लाई बाय 224 करोगे आपके पास आ जाएगा। तो कहने का मकसद दिस इज, जब आप इनपुट शेप की बात करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज आ रही है, आप एक फोटो की आप एक तकरीबन यू कैन से दैट फेस रिकग्निशन बनाना चाहते हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट विल यू डू कि आपके पास एक कंप्लीट इमेज आएगी, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ इस फेस का स्क्वायर कट आउट करोगे। तो ये जो स्क्वायर या फिर ये जो शेप होगा ना इसका, ये आपने एट दिस टाइम प्रोवाइड करना होता है कि इस लेयर में क्या शेप आना चाहिए। इनपुट शेप अभी आपके किसी काम का नहीं। इनपुट शेप तब काम आएगा जब आप इमेजेस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पे आ जाएंगे, जहां पर आप CNN पढ़ोगे। उसके अगले दिन हम उसके अगले या फिर उसी दिन उसी वीक में RNN और CNN इन दोनों को देख लेंगे हम। ठीक है, बल्कि RNN नेक्स्ट वीक में होगा। इस वीक में आपका CNN और आपका इमेज प्रोसेसिंग को हम थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह हम RNN के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सॉरी ट्रांसफॉर्मर कह रहा हूँ, NLP की तरफ चले जाएंगे, NLP और LLM मॉडल्स की तरफ। वो कवर अप करने के बाद हम डायरेक्ट हमारे एजेंट्स यानी ट्रांसफॉर्मर्स हो गए आपके, LLM मॉडल्स हो गए आपके, इन सब की तरफ चले जाएंगे और ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं सिंपल किसकी, एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क की। अब एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपके पास डिफरेंट हिडन लेयर्स आप तैयार कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लेयर बनाई है, आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स भी बना सकते हो। इसका मतलब हमारे पास अब अराउंड 1 2 3 4 एंड 5 हिडन लेयर्स बन चुकी हैं। हर हिडन लेयर के अंदर न्यूरॉन अलग है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट हिडन लेयर क्या थी, जिसके अंदर 12 न्यूरॉन्स है। सेकंड के अंदर आपके पास 6 न्यूरॉन्स है। थर्ड के अंदर आपके पास 4 न्यूरॉन्स है, फिर 2 न्यूरॉन है, फिर 1 न्यूरॉन है। अब एक सवाल आता है, क्या सर हमें इसको कम करना चाहिए? इट्स अप टू यू, इट डजंट मेक्स एनी कि आप लोग ये कहो कि सर अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेयर में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन रखते हैं, दूसरे लेयर में हम न्यूरॉन कम करेंगे, नहीं, ये डिपेंड करता है आपका डेटा किस टाइप का। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, एक न्यू डेटा सेट जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को प्रोवाइड किया था कल, मैं उसी को यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, जिसका नाम है अर्थक्वेक प्रेडिक्शन या फिर बैलेंस। लेट्स इंपोर्ट इट। इंपोर्ट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, बार बार करने से अच्छा है, बल्कि नहीं सिर्फ ऊपर वाला ही चला देते हैं हम सिंपल। इसके अंदर पांडास वगैरह हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो वो भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट पांडास एस PD। ठीक है, उसके अलावा इंपोर्ट numpy एस NP, क्योंकि हमें numpy की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा हमने ऊपर seaborn और matplotlib किया हुआ है, seaborn नहीं किया हुआ, मैं seaborn भी कर देता हूँ। इंपोर्ट seaborn एस XLS।
Now we have imported all the required modules from sklearn, from numpy and from pandas, और जो रिक्वायर्ड होंगे हम वन बाय वन इंपोर्ट करते जाएंगे ऑन द स्पॉट ताकि आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओ। नाउ टुडेज टॉपिक हमारे पास तकरीबन 3 से 4 टॉपिक्स हैं। नंबर वन थिंग इज अर्ली स्टॉपिंग क्या होती है, ठीक है। दूसरा, मल्टीपल कैटेगरिकल डेटा के ऊपर प्रिडिक्शन कैसे करनी है। अभी तक हम जितनी भी प्रिडिक्शंस कर रहे थे ऑल वाज ऑन बाइनरी डेटा, ऐसे था बाइनरी क्लासिफिकेशन डेटा था हमारे पास, जिसमें आपके पास दो ही कैटेगरीज थी जिसको आप अगर मैप भी करते थे तो 0 और 1 के साथ आपने मैप कर दिया। एक और टॉपिक है जिसको हम कहते हैं वन हॉट एन्कोडिंग। अब वन हॉट एन्कोडिंग क्या होती है और उसका क्या रेलेवेंस है इन आवर न्यूरल नेटवर्क, वो भी हम यहाँ पर देखते जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हम अभी फिलहाल इंपोर्ट कर लेते हैं जो फाइल हमारी थी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे df का इसको एक वेरिएबल प्रोवाइड करता हूँ, df इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv, और यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा df डॉट head। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास ओवरऑल 1 2 3 4 5 एंड 6 आपको यहाँ पर फीचर्स नजर आ जाएंगे। अभी पढ़ रहे हैं ना, एक्टिवेशन फंक्शन भी है, मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस भी देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस है। जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सारा पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है मेरे पास, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। अब ये आपके पास डेटा अवेलेबल है। अब मैं अगर थोड़ा सा इस डेटा का शेप चेक करना चाहूँ तो मैं वो भी देख लेता हूँ, डॉट शेप। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास 1300 डेटा पॉइंट्स या फिर आप कह सकते हो रोज हैं, एंटिटीज हैं विद 6 कॉलम्स। बिफोर गोइंग फॉर दैट वी नीड टू सेपरेट एक्स वैल्यूज एंड वाई वैल्यूज हियर। हमारे को पता है कि वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आपकी अलर्ट वाला जो कॉलम है फीचर है वो आपका वाई की वैल्यू। डुप्लीकेट क्या, इधर डुप्लीकेट या इधर डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट वैल्यूज को आपने ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज को आपने ड्रॉप करना पड़ता है, पर उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर x और y को सेपरेट कर लेते हैं। x की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखता हूँ df डॉट आई लोकेशन, आपको पता है हमें इसमें से कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, डेप्थ चाहिए, CDI चाहिए, MMI चाहिए और SIG चाहिए। ये 5 हमें बेसिकली फीचर्स एज अ x में वैल्यू के अंदर चाहिए। अब x में अगर आपको ये चाहिए तो अगर आप देखा जाए तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होना चाहिए, 0। कहाँ तक चाहिए मुझे, अराउंड 1 2 3 एंड 4, तो 4 तक चाहिए। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे ऑल रोज चाहिए, कॉमा कॉलम नंबर 0 से लेकर 4 तक लिखना चाहे ऐसे लिखते हैं, नहीं तो नहीं आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो -1। -1 क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके पीछे से एक स्टॉप कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये तो हो गया आपका x की वैल्यू। y के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर df डॉट आई लोकेशन सॉरी -1 का कॉलम चाहिए हमें यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर x चेक कर सकते हो, दिस इज योर x की वैल्यू। अगर आपको y देखना है तो दिस इज योर y वैल्यू। बट स्टिल द प्रॉब्लम इज कि आपकी y की वैल्यू बेसिकली ऑब्जेक्ट टाइप है। जब आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर y की वैल्यू आ रही है, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी कैलकुलेशन ऑन योर ऑब्जेक्ट डेटा। अब यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगरी नहीं है, मल्टीपल कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है इसके अंदर, ग्रीन है, रेड है, येलो है, ठीक है। देखते हैं, अगर हमें चेक करना है मैं थोड़ा यहीं पर ही एक ऐड कर देता हूँ और इधर ही लिखते हैं df डॉट अलर्ट डॉट यूनिक, सॉरी डॉट लगा दिया। ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड हमारे पास रेड की वैल्यू। अब इसे किस तरीके से हम मैप कर सकते हैं, आप सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं,
हम यहाँ पर हर कैटेगरी को कोई ना कोई नंबर दे देते हैं, तो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इन दिस यू नीड टू क्रिएट वन हॉट इनकोडिंग प्रोसेस। अब ये वन हॉट इनकोडिंग कैसे काम करता है, तो मेरी पेन का ओके, वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली कैसे काम करता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पर एक डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेम डेटा हम उठा लेते हैं या फिर कोई दूसरी वैल्यूज देख लेते हैं, जैसे कि आपके पास x1 है कॉमा x2 है आपके पास कॉमा x3 है आपके पास एंड आपके पास y की वैल्यू, ठीक है। अलग अलग डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 5 हो गई, 4 हो गई, 3 हो गई, और इधर हमारे पास रेड, ठीक है, एक और इसी तरीके का डेटा बनाते हैं। 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया आपका येलो, इसी तरीके से को बनाते हैं। 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, इसका हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल ब्लू, एंड एक और बनाते हैं यहाँ पे 8 4 2 और इसकी हमने नाम दिया ग्रीन, ठीक है। अब हमारे पास y के अंदर कितनी कैटेगरीज आपको नजर आ रही है? 1 2 3 एंड 4 कैटेगरी। वन हॉट इनकोडिंग कैसे काम करता है? आप जब डेटा प्रोवाइड करते हो तो आप बेसिकली आप जब वन हॉट इनकोडिंग करोगे तो बेसिकली क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू तो 1 हो गई, 2 की वैल्यू आपके पास x1 हो गया, आपके पास x2 हो गया, आपके पास x3 हो गया आपके पास। लेकिन अब आपके पास अलग अलग वैल्यूज क्या आएंगी, यहाँ पर y की जगह आ जाएगा रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। वन हॉट एनकोडिंग बेसिकली क्या करता है कि आप फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट डेटा है आपके पास, पहले का x1 क्या है 5, x2 क्या है 4, x3 क्या है 3, तो क्या ये रेड है? रेड है या नहीं है? यस इट इज रेड, तो हमने रेड को ऑन कर दिया। येलो है? नहीं है, तो येलो ऑफ हो गया। ब्लू है? नहीं है, तो ये ब्लू ऑफ हो गया। ग्रीन है? नहीं है, तो ग्रीन भी आपका ऑफ हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसको सेकंड पे चले जाते हैं, इसका x1 की वैल्यू क्या है 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब क्या ये रेड है? नहीं, तो रेड ऑफ हो गया। क्या ये येलो है? यस, तो ये येलो ऑन हो गया। क्या ये ब्लू वैल्यू ट्रू है? नहीं, तो ब्लू वैल्यू भी आपकी ऑफ हो गई और ग्रीन भी आपका ऑफ हो गया। इसी तरीके से हम रेड पे चले जाते हैं, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। क्या ये रेड है? नहीं है। येलो है? नहीं है। ब्लू है? यस, बाकी ऑफ कर दिया। आगे 8 4 2, यहाँ पर आपके पास ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। अब दिस इज नॉन एज वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली क्या करेगा, आपकी जितनी भी कैटेगरीज है उनको एज अ कॉलम क्रिएट करेगा। जब आपके पास अलग अलग कॉलम्स आ जाएंगे, अब हर कॉलम के अंदर आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होगी। देखो, तो जब वो क्लासीफाई करेगा न्यूरॉन, तो ये क्या करेगा, जिस भी कॉलम का वो डेटा आपके पास आउटपुट आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो आउटपुट आपके पास कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल आपने ये डेटा प्रेडिक्ट किया है व्हिच इज योर ग्रीन वाला डेटा, ठीक है, ये प्रेडिक्ट किया आपने, तो सिर्फ ग्रीन वाली वैल्यू उसको ऑन करके आपको वापस रिटर्न करें और बाकी सारी वैल्यूज के अंदर 0 यानी ऑफ करके आपको रिटर्न कर देगा। दिस इज नॉन एज वन हॉट एनकोडिंग। अब इसकी जरूरत क्या होती है, बाय दिस यू कैन इजीली प्रेडिक्ट एनी कैटेगरी। वाई? क्यों? क्योंकि जब अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सिग्माइड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सिग्माइड 0 से लेकर 1 तक जाता है। ऐसे ही साइन की बात करते हैं, -1 से लेकर 1 तक जाता है। यहां पर हम क्लासीफाई कैसे करें कि 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है? हाउ कैन वी क्लासीफाई कि आपके पास 0 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है या फिर 4 क्या है, अगर हम हर लेवल को अलग अलग नंबर प्रोवाइड करेंगे तो ये तो एक अलग से इंटीजर बन गया, एक वैल्यू बन गई। हमें तो वैल्यू नहीं चाहिए थी, हम तो कैटेगरी की बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ हर कॉलम में 2 कैटेगरीज प्रोवाइड कर दी, या तो यस या तो फिर
नो, अगर रेड है और वो रेड है तो वो यस हो गया, तो उसके लिए 1 वैल्यू आ गई। अगर वो रेड नहीं है और तो उसके लिए आपके पास रेड के अंदर 0 वैल्यूज आ गई, एज यू कैन सी। तो अब हम बेसिकली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, आप मैनुअली कन्वर्ट करना चाहो मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास एक मेथड है जिसको हम जो sklearn का मेथड है, दैट इज वन हॉट इनकोडिंग। अब ये वन हॉट इनकोडिंग कैसे हम बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हैं, फॉर दैट यू जस्ट नीड टू गो एंड इनकोड फ्रॉम sklearn, दैट इज dot pre-processing import one hot encoder. You have imported one hot encoder here. आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हो, आप चाहो तो मैन्युअली परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं वन हॉट इनकोडिंग करने के, बट आई नीड टू एक्सप्लेन कि वन हॉट इनकोडिंग होती क्या है। जब आपके पास डेटा मल्टीपल कैटेगरीज में आता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हर कैटेगरी के लिए अलग कॉलम बना लेते हैं और जिस कैटेगरी में वो रिलाई कर रहा होता है उस कॉलम को हमने ऑन कर लेना होता है। ठीक है, अब आप मैनुअली भी इसको कर सकते हो बाय अप्लाइंग लूप्स और जैसे भी आप करना चाहो, या तो फिर हमारे पास sklearn का एक मॉड्यूल है जो यू कैन से फंक्शन है, इसका नाम है वन हॉट एनकोडर। ये क्लास है तो इस क्लास का सबसे पहले हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया एनकोडर इक्वल्स टू वन हॉट एनकोडर। वन हॉट एनकोडर के अंदर आपको काफी सारे एट्रीब्यूट्स नजर आ जाएंगे, पैरामीटर, जिसके अंदर आपके पास कैटेगरीज है, ऑटो है, ड्रॉप करना है या नहीं करना। अब ये ड्रॉप क्या होता है? ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 कॉलम्स एक्स्ट्रा आ गए। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये रेड वाले कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसे मैंने ड्रॉप कर दिया, हमारे पास रेड वाला कॉलम नहीं है, तो क्या हम इसको स्टिल क्लासीफाई कर सकते हैं? यस। कैसे? कि अगर सारे बकाया जितने भी आपके पास आउटपुट कॉलम्स है वो सब 0 होते हैं तो ऑटोमेटिकली रेड आपका ऑन हो जाएगा। तो अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो आप अपना फर्स्ट कॉलम ड्रॉप कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, बट सब टू यू, अगर नहीं भी करते तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, तो फिलहाल हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। उसके अलावा आपके पास स्पार्स आउटपुट ट्रू हुआ है, हमें इसको फॉल्स करना है। स्पार्स आउटपुट बेसिकली देखो यहाँ पे यार, यहाँ बात करो, आपस से क्यों बातें कर रहे हो? स्पार्स आउटपुट बेसिकली क्या होता है कि आप एक ही जो आपके पास मल्टीपल कॉलम्स को उसको स्पार्स करके एक सिंगल कॉलम के अंदर भी बना सकते हो, जो हमें नहीं चाहिए एट द टाइम ऑफ न्यू। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इसको पहले फॉल्स कर देंगे। देन व्हाट इज योर डेटा टाइप, अगर आप यहाँ पर चेंज करना चाहो कर सकते हो, जैसे ये फ्लोट 64 बिट में निकाल के देगा। हैंडल अननोन, अगर कोई एक ऐसी वैल्यू आती है जो अननोन वैल्यू है उसको अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर तो आपके पास एरर आ जाएगा, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम कैटेगरीज कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर बता सकते हो। फीचर नेम कंबाइनर, अगर आप चाहते हो कि आपके फीचर्स के जो नाम है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज आपके पास ग्रीन येलो ये आपको चाहिए तो ऑटोमेटिकली पहले से ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्फ़िगर हुआ है तो खुद ब खुद उसके साथ आ जाएगा। पैरामीटर्स के अंदर आपके पास अगर आप कैटेगरीज की बात करोगे, आपके पास ऑटो है, लिस्ट है, कॉलम है, वैल्यूज है, न्यूमेरिक है। नॉर्मली हम ऑटो ही यूज करते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको इनपुट करने की कोशिश करता है। उसके अलावा आपके पास ड्रॉप के अंदर फर्स्ट है और इफ बाइनरी है। ठीक है, फर्स्ट का मकसद क्या है आपके पास कि फर्स्ट कॉलम आपका ड्रॉप हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया फर्स्ट कॉलम आपका क्या बन रहा था, रेड बन रहा था। रेड अगर आपका कॉलम ड्रॉप हो जाएगा तो उसका मकसद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके पास बकाया जितने भी कॉलम्स हैं अगर वो सारे 0 हैं तो आपका इसका मतलब रेड ऑन है। दैट इज व्हाई यू कैन ड्रॉप इट इफ यू वांट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम कैटेगरीज आप बता सकते हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी आप बता सकते हो कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हर किसी की कितनी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि भाई
proportion of our data जो आपके पास आ रहा है, आप देख रहे हो कि 4 कैटेगरीज तो हैं, लेकिन जो चौथी कैटेगरी है उसकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ इतनी है कि 1300 में से सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों ने वो चीज ली है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो आप अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उस जो भी उस कैटेगरी में आ रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी को इनकोड किया जाएगा, बाकी को नहीं किया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। स्पार्स आउटपुट बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर आपके रिटर्न्स क्लास स्पेसिफाई डॉट स्पार्स या मैट्रिक्स, आपके पास एक सिंगल कॉलम के अंदर पूरा का पूरा मैट्रिक्स आ जाता है। पर हम चाह रहे थे हर आउटपुट का अलग कॉलम बन जाए, एक ही कॉलम में मैट्रिक्स नहीं चाहिए था हमें, हमें हर कॉलम अलग चाहिए। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू फॉल्स दी स्पार्स आउटपुट। ठीक है, इसी को हम अप्लाई करके देखते हैं नाउ। फॉर दैट यहां पर क्या करना है, हमें स्पार्स आउटपुट हमें फॉल्स कर देना है। ठीक है, वंस आप यहाँ पर अपना स्पार्स आउटपुट फॉल्स कर दोगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपने इनकोडर को फिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे y की वैल्यू चेंज करने तो मैंने इसका नाम रखा y encoded फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इक्वल्स टू encoder dot fit transform। क्या आपने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करना है योर y, तो मैंने यहाँ पर इसको y प्रोवाइड कर दिया। It will show an error here. Let's see what is the error. Now here you can see it shows the error. अब एरर क्या आ रहा है, एरर बेसिकली ये आ रहा है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली एक्सपेक्टेड 2 डायमेंशनल कंटेनर, बट वी आर गेटिंग अ सिंगल सीरीज जो हमेशा सिंगल डायमेंशनल होती है। हमें चाहिए था कॉलम में, सीरीज हमेशा एरे की शेप में होती है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको y को अलग किया, एक ही कॉलम था जो अलग हो गया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो एक एरे के शेप में एक सिंगल सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हमें रीशेप करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सीरीज को रीशेप कर नहीं पाओगे, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे np डॉट एरे और यहाँ पे डॉट रीशेप। रीशेप के अंदर हमने इसको बता दिया -1/1, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये 2 कॉलम्स के अंदर चेंज हो जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी वी हैव द कंप्लीट कॉलम, नॉट द सिंगल एरे। अब हमारे पास एक कंप्लीट कॉलम बन गया जिसमें हर आउटपुट आपके पास एक डिफरेंट रो बन गई। ऐसा ही है, देखो हर आउटपुट आपका डिफरेंट रो बन जाएगी। तो हमें इसको 2 डायमेंशन में लेकर आना था, जो हम लेकर आ चुके हैं। आगे चलते हैं, दोबारा से इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। नाउ इट इज बीन ट्रांसफॉर्म, लेट्स प्रिंट के आपके पास encoded y encoded कैसे आ। नाउ हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वैल्यू आपकी रेड थी आई थिंक या ग्रीन थी आपके पास, तो आपके पास यहाँ पर ग्रीन ऑन हो चुका है। लास्ट अगर आपकी रेड थी तो ये देखें आपके पास अलग ऑप्शन हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट हमारे पास अलग अलग कॉलम बन गए फॉर डिफरेंट आउटपुट। नाउ योर यू कैन से y feature is hot encoded where different categories has separate columns। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है। अब ये तो आपके पास आ गया, अब दोबारा अब आप क्या करोगे, अपना टेस्ट ट्रेन स्प्लिट बना दें अपना। ठीक है, उसके बाद आप उसको स्टैंडर्ड स्केलिंग पे लेकर आए। फॉर दैट सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट व्हिच इज इक्वल टू अगेन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया x की वैल्यू कॉमा y इनकोडेड वैल्यू, क्योंकि हमने अभी उसको इनकोड किया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कॉमा
टेस्ट साइज हमारा कितना होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.25 कॉमा रैंडम स्टेट हमारे पास हम यहाँ पर लिख रहे हैं 42 ताकि रैंडमाइजेशन भी हो जाए। आपकी वैल्यूज जब ट्रेनिंग पर्पस के लिए जाएं तो वो रैंडम वैल्यूज जाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई एक कैटेगरी पूरी की पूरी टेस्ट में चली गई, इसलिए हमने उसको पहले रैंडम किया, उसके बाद उसको हमने स्प्लिट कर दिया। Once it is splitted, now you can create your standard scalar. Standard scalar ऊपर मैंने शायद बनाया था भी, ये बना हुआ स्केलर, तो मैं इसी को भी कॉल कर देता हूँ सिंपल स्केलर। तो ये छोड़ना है हमारे में यार, सिंपल लिखता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर सी एस सी इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल दैट इज स्टैंडर्ड स्केलिंग। सिंपली यहाँ पर आ गए। अब हम हमारे एक्स ट्रेन equals to sc dot bit transform and x train। सिंपल, ये हो गया आपका ट्रेन, ये हो गया आपका टेस्ट। You know very well why we are doing standard scaling, because we need to get all the features on a single point, ठीक है। ट्रेन कर दिया। Now here you can see that अब हमारे पास x test और x train आपके पास स्टैंडर्ड स्केलिंग भी हो चुकी है। अब हम हमारा मॉडल रेडी करते हैं। अब मॉडल कैसे रेडी करना है आपको? सबसे पहली चीज, मॉडल हम कैसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं? यार सामने बैठ के बात है, मुझसे पूछे ना, मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक क्लासीफायर बना दिया, ठीक है। क्लासीफायर यहाँ पर हम यहाँ पर सिंपली यूज कर रहे हैं हमारा सीक्वेंशियल के ऊपर कौन नहीं होगा, नहीं हुआ होगा। चलो इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर शक्ल इंपोर्ट कर लेते हैं। Simply from TensorFlow dot keras dot models import sequential again from TensorFlow। अब इधर देखो यार, ये चीजें याद कर लो। flow dot keras dot layers import किसका? हाँ हाँ तो ठीक है, कोई मसला थोड़ी है इसमें। TensorFlow dot keras import टेंस, ठीक है। थोड़ी बहुत और चीज़ें भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूँ आपको, जैसे कि फ्रॉम, या चलो वो बाद में करेंगे साथ साथ। ये हमारे पास इंपोर्ट हो गए सीक्वेंशियल। अब मैं यहाँ पर एक क्लासीफायर रेडी करता हूँ जो बेसिकली हमारी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करेगा। फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सीक्वेंशियल मॉडल। सीक्वेंशियल मॉडल के अंदर आप अपने यहाँ पर लेयर्स बनाओगे। अब सबसे पहले याद करो कि जब हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था हमारे डेटा को, हमारे न्यूरॉन को या परसेप्ट्रॉन्स को, तो हमारे पास सबसे पहले एक इनपुट लेयर थी। ऐसा ही है, तो अगर आप चाहते हो इनपुट लेयर जनरेट करना तो हम यहाँ पर एक इनपुट लेयर सबसे पहले बनाते हैं। आपके पास इनपुट लेयर के अंदर परसेप्ट्रॉन्स कितने, न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए, ये सब चीज़ें आपने यहीं पर ही डिसाइड करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इनपुट लेयर, तो जाहिर सी बात है जब आप पहली बार लिखोगे या पहली बार आपका डेटा आएगा तो हमारे पास हर डेटा पॉइंट अलग अलग आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल एक डेटा पॉइंट आया x1 आया, उसके साथ इनपुट लेयर है ना, तो एक न्यूरॉन, एक x1 के साथ एक न्यूरॉन, x2 के साथ एक न्यूरॉन, x3 के साथ एक न्यूरॉन, x4 एंड x5 के साथ अलग अलग न्यूरॉन्स। तो टोटल न्यूरॉन्स कितने चाहिए आपको?
5 न्यूरॉन्स चाहिए आपको, तो हमने यहाँ पर एक डेंस नेट की बेसिकली डेंस लेयर बनाई जिसके अंदर हम यूनिट लिखेंगे नंबर 1 5 सिंपल। अब एक्टिवेशन फंक्शन इक्वल्स टू एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा हमने यहाँ पे यूटिलाइज करना है, रेलू आप यूज कर सकते हो। अब रेलू क्यों यूज कर रहा हूं, आप लोग नमाज पढ़ कर आए, फिर उसके बाद हम सारे एक्टिवेशन फंक्शंस देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शंस हम कौन से क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेलू ही अप्लाई कर रहा हूँ। नमाज पढ़कर आ जाए फिर आगे सॉल्व किए। It is not defined. Why? पिप को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? यार ऐसा नहीं करो, मुझे कल जो है ना बहुत सख्ती से मना किया गया। नहीं, मैं इसलिए आपसे परमिशन, मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी गया हूँ, परमिशन ले गया हूँ और आज सेकंड टाइम तो इसलिए मैंने कहा परमिशन ले लूँ। कहाँ जाना? एक काम है तो फिर अभी भी कॉल मसला ये यार, कल मुझे कराची से स्पेशली कहा गया कि आप यहाँ से क्या बंद करूँ? मैं बोला था। ओके, हम एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास काफ़ी सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस के हम कौन सा कब यूटिलाइज करते हैं। When we are talking about sigmoid activation function, how does this sigmoid activation function works? A sigmoid activation function is a type of activation function and more specifically defined as the squashing function. Squashing function limits the output to the range of 0 to 1. जब आप बात कर रहे हो आपके पास आउटपुट रिजल्ट आएगा, वो बाइनरी क्लासिफिकेशन का रिजल्ट आएगा, तो आप सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बाइनरी फंक्शन नहीं था क्योंकि आपके पास आउटपुट बाइनरी में नहीं आ रहा, आपके पास आउटपुट डिफरेंट आ रहे हैं। 5 न्यूरॉन्स में से 5 आपके पास आउटपुट्स आएंगे और हर आउटपुट आपका 0 या 1 नहीं होगा। वो बेसिकली आउटपुट आपके पास एक कंप्लीट रेंज होगी जिसमें आपके पास ग्रीन, रेड, येलो इन सब की अलग अलग बाइनरी यू कैन से दैट क्लासिफिकेशन होगी। एक सिंगल आउटपुट नहीं आ रहा आपके पास, तो आपका सिग्मॉइड फंक्शन यहाँ पर काम नहीं कर रहा होगा। आगे चलते हैं। Pros and cons यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। For example, if I'm talking about sigmoid function, the performance of the binary classification is very well as compared to other classification function. Clear predictions, very close to 1 or 0. ये हमारे यहाँ पर you can say that pros है। जब हम बात करते हैं cons of sigmoid function, the calculation in a sigmoid function is complex. It is not useful in multi-class classification. अभी जो हम क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 क्लासेस नहीं है, टोटल 4 क्लासेस थी जिसमें आपके पास रेड, ग्रीन, येलो, मतलब ये आपके पास डिफरेंट क्लासेस बन रही थी। जब आप मल्टी क्लासिफिकेशन की बात करोगे तब आपका सिग्मॉइड फंक्शन काम नहीं करता। For negative values of x-axis,
gives 0, मतलब अगर आपके पास वैल्यूज नेगेटिव में जा रही है तो सिग्मॉइड फंक्शन आपको 0 दे देगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं उठाएगा। तो एक ये मसला, और यहाँ पर तो खैर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है। आगे चलते हैं। इट बिकम्स कांस्टेंट एंड गिव्स 1 फॉर एनी हाई पॉजिटिव वैल्यू। अगर 1 से ऊपर जा रहा है तब भी ये 1 पे स्टॉप हो जाएगा, ये 1 पे कांस्टेंट दे देगा, आगे जाएगा ही नहीं, वहीं पर ये 1 के ऊपर रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा, आउटपुट आपके पास 1 ही आना शुरू कर देगा। फंक्शंस आउटपुट इज नॉट जीरो सेंटर्ड, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता सिग्मॉइड फंक्शन के। नेक्स्ट चलते हैं। hypertangent function, hypertangent function, this function is usually defined as the ratio between the hyperbolic sine and cosine function। यहाँ पर बेसिकली आपकी साइन और कोसाइन फंक्शन के ऊपर बेस्ड यू कैन से दैट एक्टिवेशन परफॉर्म की जाती है ऑफ न्यूरॉन। अब साइन और कोसाइन आपको अच्छी तरीके से पता है, फ्रॉम -1 से लेकर 1 के दरमियान की वैल्यूज होती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोसाइन 0 करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू -1 हो जाएगी, जैसे ही आप उसको 1 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू 0 हो जाए। तो कहने का मकसद यहाँ पर आपके पास जो अगर आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर साइन और कोसाइन के फ्रीक्वेंसी चार्ट देखा था, तो इस तरीके से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आ रही होती है कि अगर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है तो भाई साइन और कोसाइन जो है ना वो 1 दिखा रहा है, अगर 180 आपका 180 डिग्री है तो 0 पे आ रहा होता है, और नीचे चले जाओगे आपके पास -1 पे चला जाएगा। तो कहने का मकसद -1 से लेकर 1 के दरमियान की वैल्यू होती है। अब इसमें फायदा क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू भी आपके पास आ रही है, अगर नेगेटिव हो रही होगी तो आपके पास वैल्यू आएगी, लेकिन अगर 1 से ऊपर चली जाएगी तो आपके पास वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन नेगेटिव में भी सिर्फ और सिर्फ -1 तक वैल्यू आएगी, उससे नीचे ये नहीं जा रहा होगा। ठीक है, कॉन्स इसमें क्या होते हैं, प्रोज मैंने आपको बता दिया। कॉन्स की बात करें तो टेंस है आल्सो हैज द वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का मकसद यही होता है बेसिकली जब आप ग्रेडियंट बनाते हो तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां से वो फिर मूव करना ही स्टॉप कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, जब ग्रेडियंट बनाते हैं तो हम पॉइंट्स को लॉस फंक्शन को रिड्यूस करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा ग्लोबल आपके ग्लोबल मिनिमा की तरफ आप मूव कर रहे होते हो, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर आपकी ये मूवमेंट वैनिश हो जाएगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, नीचे मूव ही नहीं करना शुरू होगा, लॉस फंक्शन रिड्यूस ही नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी सिग्मॉइड में भी आ सकती है और हाइपरटेंजेंट के अंदर भी आपके पास आ सकती है। फिर आते हैं हम रेलो एक्टिवेशन के ऊपर। द रेलो एक्टिवेशन फंक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शन दैट टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब अगर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो वो 1 तक रुकेगा, अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो 5 तक रुकेगा, अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो 6 पे स्टॉप हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10 है तो 10 पे रुक जाएगा। तो दैट मीन्स जब आपके पास एक प्रॉब्लम थी क्या कि अगर फॉर एग्जांपल 1 से ऊपर डेटा जा रहा था तो वो 1 पे रुक रहा था, अब क्या होगा कि 1 से ऊपर भी जा रहा है तो ये जाएगा, नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, अगर नेगेटिव में -1 से भी नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा x की वैल्यू के अंदर भी। ठीक है, तो कहने का मकसद अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली आपकी मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू के ऊपर काम कर रहा होता है, तो दैट मीन्स ये सिग्मॉइड फंक्शन से अच्छा परफॉर्म करता है। अब जो भी आउटपुट आएगा, जितने भी आउटपुट्स आए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको उस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से गेट कर रहा होता है। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज रेलू। व्हाई? दिस इज द मोस्ट यूजेबल एक्टिवेशन फंक्शन एंड you can say that the best activation function for classification models। ठीक है, इवन यहाँ पर आप रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हो उसके ऊपर। रिग्रेशन का मकसद आपको पता है कि एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है, तो सिग्मॉइड कभी भी आपको एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करेगा ही नहीं, रेलू लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीकी रेलू बेसिकली क्या करता है, इन लीकी वैल्यू अगर आपके पास y की वैल्यू भी नेगेटिव जा रही है, फॉर एग्जांपल अभी तक देखो जब आप वैल्यू की बात कर रहे थे तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू ऊपर जा रही थी और x की वैल्यू पीछे जा रही थी, ऐसा ही है, y की वैल्यू इंक्रीजिंग पे देख रहा है, x की वैल्यू डिक्रीजिंग पे देख रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी y की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है तो फॉर दैट यू कैन यूज लीकी रेलू। बेसिकली एक तरीके से आप कह सकते हो दिस इज हाउ इट इज बीन लीक्ड फ्रॉम द प्लेन, यू कैन से दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बट
इट इज़ नॉट बिन प्रूव कि भाई आपका जो लीकी रेलू है वह नॉर्मल रेलू से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। लेकिन स्टिल ये रेलू जितना तो परफॉर्म करता है, तो आप लीकी रेलू यूज़ करो या फिर रेलू यूज़ करो, कोई मसला नहीं, एक ही बात। उसके बाद हमारे पास इलू, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, ठीक है, ये नाम ऐसे ही है, इलू आप बोल सकते हो उसको, इलू ही बोलते हैं उसको। इलू इज वेरी सिमिलर टू रेलू एक्सेप्ट नेगेटिव इनपुट्स, दे आर बोथ इन आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम और फॉर नॉन नेगेटिव इनपुट्स। On the other hand, ELO becomes smooth slowly until its output equals to alpha, negative alpha, whereas ReLU sharply smooth. अब now what does it mean? जब आप बात कर रहे होते हो, जहां पर आपने रेलू की बात की, तो आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा तो काम तकरीबन एग्जैक्टली सेम ही होता है इसका भी। ये भी नेगेटिव में x की वैल्यू ले जाता है और पॉजिटिव के अंदर y की वैल्यू जितनी भी बढ़ रही हो ये खुद ब खुद उसको ले जाएगा। बट जब आपके पास रिड्यूस हो रहा होता है तो ये स्लाइडली स्मूथली रिड्यूस कर रहा होता है। फिर जब आप रेलू की बात करोगे तो वो बिल्कुल शार्प होता है, तो जिसकी वजह से रेलू ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेलू रेलू और इलू दोनों तकरीबन सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना आता है, ये जो कर्व हमारे पास आता है वाइल रिड्यूसिंग, या फिर जो आपके पास आउटपुट आ रहा होगा जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपके पास कर्व बनता है ये थोड़ा सा स्मूथ बनता है, जिसकी वजह से आउटपुट अगर फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आना चाहिए अराउंड y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू की तरफ चला जाएगा। ये इलू लिखा हुआ है। Another most important activation function is the softmax function. अब ये softmax function बेसिकली तब काम करता है जब आपके पास मल्टी क्लास आउटपुट आ रहा हो। अभी आपके पास आउटपुट कौन सा आ रहा है? मल्टी क्लास चाहिए आउटपुट, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट लेयर बनाओगे तो इन आउटपुट लेयर हमें मल्टी क्लास आउटपुट चाहिए। दैट इज व्हाई वी विल यूज सॉफ्टमैक्स एट द टाइम ऑफ आउटपुट लेयर। और भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर एक्टिवेशन फंक्शंस है, जैसे कि आपके पास स्विच है, आपके पास मैक्स आउट फंक्शन है, हमारे पास सॉफ्ट प्लस एक्टिवेशन फंक्शन है, हमारे पास ये सारे फंक्शंस हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास कुछ हैं, दैट इज रेलू, लीकी रेलू, सॉफ्टमैक्स। ये तीन फंक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा सिग्मॉइड फंक्शन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी क्लासिफिकेशन ओनली, ठीक है। अब हम वापस हमारे कोड की तरफ चले जाते हैं। दोबारा हम यहाँ पर अपने जो एक कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स तैयार कर रहे थे, आपने इनपुट लेयर बना लिया है जिसके अंदर हमने स्टोरेज लोकेशन प्रोवाइड कर। अब आगे चलते हैं, एक और लेयर इसके अंदर ऐड करते हैं, वो भी हम हमारी डेंस लेयर ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास कितने न्यूरॉन्स चाहिए? देखो, फर्स्ट लेयर मैंने इनपुट लेयर बनाई थी तो मैं चाह रहा था कि हर इनपुट के पास अलग अलग न्यूरॉन हो, इसलिए मैंने 5 रखे। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कि मेरे पास ऑलमोस्ट तकरीबन मैं कह रहा हूँ भाई 16 लेयर्स होने चाहिए, 16 न्यूरॉन्स होने चाहिए इस दूसरी हिडन लेयर के अंदर। अब ये 16 न्यूरॉन्स का मकसद क्या होगा? 16 न्यूरॉन्स पर आपके पैरेलल काम कर रहे होंगे, जो यहाँ से 5 आउटपुट्स आपके पास आएंगे, वो 5 के 5 एक न्यूरॉन के पास भी जाएंगे, दूसरे पे भी जाएंगे, तीसरे के पास भी जाएंगे, चौथे के पास भी जाएंगे। टोटल 16 न्यूरॉन्स के पास अलग अलग ये पांचों आउटपुट्स जाएंगे विद डिफरेंट वेट्स, अलग अलग वेट्स के साथ, क्योंकि एज वी नो दैट एवरी सिंगल आउटपुट व्हिच हैज बीन कनेक्टेड टू द न्यूरॉन हैज देयर ओन वेट एंड इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से हम उसको वेट असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें भी एक्टिवेशन फंक्शन में फिलहाल रेलो ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे आउटपुट नहीं चाहिए, थोड़ा सा और ट्रेन करना है इसको। तो वापस से यूज कर लिया। एक और यहाँ के अंदर हम एक और लेयर ऐड कर लेते हैं, व्हिच इज बेसिकली योर डेंस लेयर। फॉर एग्जांपल इस डेंस लेयर के अंदर आपकी मर्जी है, आप कितने भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब कह रहा हूँ इसको कि भाई 8 न्यूरॉन्स बना लो, मतलब अब ये 16 आउटपुट्स आएंगे, ये 8 के पास अलग अलग पैरेलल जाएंगे, फिर वहां से हमारे पास अलग आउटपुट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दोबारा एक्टिवेशन फंक्शन भी प्रोवाइड कर दिया और इसको भी हम कह देते हैं प्रोवाइड कर दिया। नाउ दैट्स इट, आई नीड द आउटपुट नाउ, मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट के अंदर कितने पैरामीटर्स थे आपके पास? मतलब
सॉरी क्लासेस थी, 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्लासेस आर देयर। आउटपुट लेयर बना रहे हैं अब हम। आउटपुट लेयर बनाने के लिए आउटपुट कितने चाहिए? 4 आपको चाहिए, मतलब 4 क्लासेस आपको चाहिए। तो हम यहाँ पर एक टेंस दोबारा रेडी करते हैं और इस टेंस लेयर के अंदर हमने एक और नाउ वी हैव 4 न्यूरॉन्स दैट विल प्रोवाइड अ सिंगल आउटपुट फॉर सिंगल क्लास, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बेसिकली एक्टिवेशन का फंक्शन लगाना है। इस बार एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा लगाना चाहिए फॉर आउटपुट? As I already told you, मल्टी क्लास के अंदर आपके पास सॉफ्ट मैक्स एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सॉफ्ट मैक्स। दैट्स इट। नाउ लेट्स सी, इसको हमने क्रिएट कर दिया, हमारे पास एक सीक्वेंशियल क्लासिफायर या फिर मॉडल रेडी है। अब आप अपने मॉडल को कंपाइल करेंगे और कंपाइल करने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें यू कैन से साइन करें, या पहले कंपाइल कर लेते हैं उसके बाद कर लेते हैं। चलो, क्लासिफायर डॉट कंपाइल, और कंपाइल के टाइम पे आप इसको बताओगे ऑप्टिमाइजर कौन सा यूज करना है। मैं अब की बार ऑप्टिमाइजर यूज करना चाह रहा हूँ एडम ऑप्टिमाइजर, बिकॉज एडम ऑप्टिमाइजर इज द बेस्ट ऑप्टिमाइजर राइट नाउ। अभी तक एडम ऑप्टिमाइजर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है टू ऑप्टिमाइज दी वेट्स, टू रिड्यूस दी वेट्स हेयर, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे लॉस। अब लॉस हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा? लास्ट टाइम हम जो लॉस यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे यहाँ पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी हम तब यूज करते हैं जब आपके पास आउटपुट बाइनरी क्लासिफिकेशन में आता है। हमें आउटपुट बाइनरी में नहीं चाहिए, हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं। फॉर दैट हमारे पास एक और यू कैन से लॉस फंक्शन है जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। सिंपल, दिस इज फॉर दी कैटेगरीज। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर हमारे को सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी ही चाहिए। तो फिलहाल हम इसको कंपाइल कर लेते। नाउ आवर मॉडल हैज बीन कंपाइल्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। दैट इज अर्ली स्टॉपिंग। Now what is early stopping? Before going for early stopping, थोड़ा सा हम इसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रेन करने के लिए हम सिंपली क्या करते थे? हिस्ट्री, हाँ, एडम ऑप्टिमाइजर बेसिकली आपकी जिस तरह आप ग्रेडियंट में क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस फंक्शन को रिड्यूस करते करते आपको बेसिकली ग्लोबल मिनिमा में पहुंचना होता है, या वो होता है 2D के अंदर, 2D वैल्यू है, ठीक है। जब आप एडम की बात करोगे इसको हम कहते हैं स्टोकेस्टिक मूवमेंट एस्टिमेटर। स्टोकेस्टिक मूवमेंट एस्टिमेटर बेटी क्या करता है कि आपकी जो ये लॉस फंक्शन रिड्यूस कर रहे हो उसकी मूवमेंट को बेसिकली वो एस्टिमेट कर रहा होता है कि अब नेक्स्ट मूवमेंट उसकी क्या होनी चाहिए, जिसमें क्या होगा ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर भी लॉस फंक्शन आपका रिड्यूस हो रहा होगा और इन दी एंड आप बिल्कुल अपने ग्लोबल मिनिमा पे लेकर आओगे, लेकिन बाय implementing the movement of your you can say that gradient, ठीक है। जो आप लॉस फंक्शन रिड्यूस कर रहे हो उस मूवमेंट को ये यहाँ पर एस्टिमेट कर रहा होता है कि आप नेक्स्ट मूवमेंट इसकी क्या होनी चाहिए। इसका मैं आपको 3D डायग्राम बना के दिखा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। कि 3D डायग्राम के अंदर आपको ताकि नजर आए कि एडम बेसिकली मूव कैसे कर रहा है। सही है, आगे चलते हैं। सिंपली अगर इसको हम ट्रेन करते हैं, फॉर ट्रेन हमने क्या किया, वही क्लासिफायर डॉट फिट किया। फिट करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड किया हमारा एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन सिंपल कॉमा यहाँ पर हम हमारे इपॉक्स
बता देंगे। फॉर एग्जांपल इपॉक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50, बैच साइज आप यहाँ पे बताओगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको बैच साइज प्रोवाइड कर देता हूँ which is equals to 10 एंड यू नो वेरी वेल हमारे पास यहाँ पर वैलिडेशन डेटा भी है, तो वैलिडेशन डेटा के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वैलिडेशन डेटा के अंदर हम उसको एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स इक्वल्स टू 1 क्योंकि मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। Now, as you can see here, it is going to train our model, but still, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग चल रही है। The question arises कि सर आपने epoch 50 क्यों रखे? epoch क्या था कि भाई 50 टाइम्स कंप्लीट डेटा आपके इस कंप्लीट परसेप्ट्रॉन के अंदर एज अ फॉरवर्ड प्रोपगेशन जाएगा, ठीक है। 50 टाइम्स ही चलेगा कंप्लीट, आपके तो रिपीटेशन चल रही होंगी कंप्लीट डेटा की। बेस्ट सेंस क्या होता है कि एक दफा जो डेटा जा रहा है तो वो 10 की बेसिस के हिसाब से डेटा यहाँ पर चल रहा होगा। अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो 98 का मकसद क्या है कि अगर आपने यहाँ पर हमने 25% अलग किया था डेटा में से 1300 का 25% निकालो, क्या वैल्यू बचती है? उसको फिर डिवाइड कर दो आप 10 के साथ, आपके पास 98 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 98 बेचेस चल रही हैं, हर बेच में 10 यूनिट्स जा रहे हैं या 10 रोज जा रही हैं जो ट्रेन हो रही है, ठीक है। एक इपॉक मतलब कंप्लीट मैंने डिफाइन किया ना 50, बट व्हाई आई हैव डिसाइडेड 50 हियर। आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास रिजल्ट्स बेहतर हो रही हैं, लॉस फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। 50 बार चल गया, तो क्या इससे ज्यादा अगर मैं चलाता तो और भी रिड्यूस हो सकता था? देखो देखो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये 75781 है, एकदम से ये आपके पास कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है, भले यहाँ पे फिलहाल कम आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट में और ज्यादा कम हो जाए। इधर देखो आपके पास ट्रेनिंग लॉस 5847 था, नीचे आते आते 5774 हो गया और नीचे 5744 हो गया। हो सकता है नेक्स्ट इपॉक में और कम हो जाता, तो मैं इपॉक फिर बढ़ाऊंगा, फिर मैं रखूंगा 100, फिर 100 पे चला जाएगा, फिर मैं रखूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 100 से भी नीचे चला जाए, फिर क्या करेंगे, फिर आप रखोगे 200, फिर अगर 200 से भी नीचे जा रहा तो फिर हम रखेंगे 300, फिर 400, फिर 500, फिर 1000, फिर जाके पता चलेगा पता नहीं कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। कैसे पता चले लॉस फंक्शन रिड्यूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, नेक्स्ट पे रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? फॉर दैट वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट नॉन एज अर्ली स्टॉपिंग। अब अर्ली स्टॉपिंग क्या है? आप एक बार इनफ इपॉक्स इनिशियलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आपके हिसाब से 300 इपॉक्स इनफ है, फॉर एग्जाम्पल, या छोड़ो 1000 इपॉक्स इनफ है, आपके हिसाब से 1000 इपॉक्स आर इनफ हियर। बट अगर ये 1000 में से छोड़ो 100 के बाद ही आपका लॉस फंक्शन रिड्यूस हो, मतलब स्टॉप हो गया रिड्यूस होना, तो ये तो बगायत हमारा फजूल में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अर्ली स्टॉपिंग क्या करेगा कि जहां पर आपकी ये लॉस फंक्शन या लॉस रिड्यूस होना रुक जाएगा, वहीं पर ये आपका ट्रेनिंग भी स्टॉप कर देगा, जिसपे क्या होगा कि अब आप जितना भी देना चाह रहे हो दे सकते हो, बट ये तभी रुकेगा जब आपका लॉस फंक्शन रिड्यूस होना बंद हो जाता है। ऑन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये चीज आपको कहां से मिलेगी? अर्ली स्टॉपिंग। मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट चला जाता हूं हमारे गूगल के ऊपर एंड सर्च फॉर अर्ली स्टॉपिंग केरास। In the documentation, you will get the complete function for the early stopping here. Simply इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जैसा है वैसा as it is, और हम यहाँ पर आके ये early stopping पे एक ऐड करते हैं, इधर ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ अर्ली स्टॉपिंग मैंने सिंपली यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, पर ये केरास से डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो बेसिकली केरास कहाँ से मिलेगा आपको? टेंसरफ्लो से। टेंसरफ्लो को हमने एज अ टीएफ ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अगर टीएफ लिखूंगा तो आपका टेंसरफ्लो कॉल हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पर
For example, this is my early stopping, which is equals to tf.keras.callbacks.early stopping. ठीक है, अब हमारे पास अर्ली स्टॉपिंग बन रही है। मैंने यहाँ पे बताया मॉनिटर किसको करना है, यू नीड टू प्रोवाइड। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग लॉस को मॉनिटर करे तो आपको यहाँ पर वैलिडेशन लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट लॉस। लेकिन हमें ये रिड्यूस नहीं करना है, हमें रिड्यूस करना है टेस्टिंग वाला, वैलिडेशन वाला, ताकि हमारा मॉडल सही परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप ट्रेनिंग वाला रिड्यूस करने पे लगाओगे तो वो तो रिड्यूस हो रहा है, उसको पता भी है कि ट्रेनिंग के पास डेटा कौन सा है। वैलिडेशन को हमने रिड्यूस करना है तो हमने मॉनिटर भी उसी को करना है, तो मैं इसको फिलहाल वैलिडेशन लॉस को ही मॉनिटर कर रहा हूँ। मिनिमम डेल्टा का मतलब होता है कि मिनिमम चेंजेस आपने कब स्टॉप करना है। मतलब आप देख रहे हो कि भाई अगर मिनिमम चेंजेस इतनी हो रही है चलने दो, अगर इतनी चेंजेस होना बंद हो गई हैं तो अब आप भले इसको स्टॉप कर दो। तो मैं यहाँ पर मिनिमम को रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको कह दिया 0.0001। ठीक है, मतलब अब 0.001 की चेंजेस अगर आ भी रही हैं तो ये इसको स्टिल कंसीडर करेगा कि हाँ चेंजेस हो रही हैं। चेंजेस का मतलब है रिड्यूस होना। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये उसको एज अ चेंज नहीं समझेगा, उसको बोलेगा कि आप चेंज होना बंद हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। पेशेंस क्या है? पेशेंस इज के कब तक मॉनिटर करना है। अब देखो बीच में, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर फॉर एग्जांपल वैलिडेशन लॉस कहाँ पर है, नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। ये देखो ये कितना था 5781, एकदम हो गया ये 5803। तो अगर मैं 0 रख दूंगा पेशेंस तो ये इधर ही रोक देगा इसको, मुझे तो नहीं रोकना है यहाँ पे। मैंने भाई चलने दो, कोई मसला नहीं है, कभी एक डेटा के अंदर हो सकता है ये प्रॉब्लम आई हो, नेक्स्ट पे नहीं आएगी। तो हमने इसको बताना है पेशेंस कितना रखना है। तो मैं फिलहाल इसको पेशेंस रख देता हूँ 20, मतलब 20 का पेशेंस रखो कि जब तक 20 बार चले, अगर उसको दिख रहा है कि हाँ 20 बार में भी चेंजेस नहीं आ रही तो फिर अब आप स्टॉप कर सकते हो। वर्बस 1 क्यों रख रहा हूँ? वर्बस को 1 कर रहे हैं क्योंकि मुझे सारी चीजें मॉनिटर करनी है, सब चीजें मुझे प्रिंट में देखनी है, तो इस वजह से मैं यहाँ कर रहा हूँ। मोड को हम ऑटो छोड़ देते हैं, बाकी चीजों को आपने चेंज नहीं करना है, इसको सिंपली एग्जीक्यूट कर दो। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आपके पास इसी क्लासीफायर डॉट फिट के अंदर एक और पैरामीटर होता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ ताकि हमें चीजें अच्छी तरीके से नजर आती रहे ना। ठीक है, एक और पैरामीटर है जिसका नाम है फॉलबैक्स। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे दे दोगे अपना अर्ली स्टॉप नाउ। अच्छा रुको रुको, इसको पहले कैंसिल करो, स्टॉप करो, स्टॉप 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 स्टॉप। ओके, 50 की जगह हम यहाँ पे देते हैं 1000। अब 1000 का मकसद है कम से कम 1 घंटा चलना चाहिए इसको। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। वहां पड़ गया मैं, चलेगा चलेगा, नहीं नहीं, तो अर्ली स्टॉपिंग किसने लगाया है? उसी ने तो लगाया है। सबर तो करो, चेक तो करें क्या होता है। देखो रिड्यूस हो रहा है, लॉस फंक्शन रिड्यूस हो रहा है, एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज हो रही है। तुम्हारे पास एक्यूरेसी माइनस में आ रही थी ना, अब कितनी आ रही है? तो हमारा न्यूरॉन सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? Now here you can see that loss has been reducing, loss reduce हो रहा है। अब देखो 50 से ऊपर जाना चाहिए इसको। इसका मतलब 50 इनफ नहीं थे और हमने 50 पे स्टॉप कर दिया था। दैट मीन्स 50 इनफ नहीं थे, और ज़्यादा ट्रेन करते तो ये और अच्छे रिजल्ट दे सकता था। नहीं जरूरी नहीं, ये अभी न्यूरॉन्स पे आ जाओगे ना डीप लर्निंग के ऊपर, फिर 2 मिनट करने चाहिए, पर डिपेंड करता है डेटा कितना बड़ा है। ये भी चलेगी 2 दिन तक, अगर डेटा बहुत बड़ा होगा तो कोई उसका कोई हल नहीं, चलती रहेगी। लैपटॉप तो उसकी दूसरे हल है ना, आप उसको
नहीं, जीपीयू की बात ही नहीं, जीपीयू को भी चलाना पड़ेगा ना, लैपटॉप को भी ऑन करना पड़ेगा। उसके अलावा इसका हल सिर्फ एक ही है कि आप क्या कहते हैं, अमेज़न यूज़ कर सकते हो, ठीक है, AWS, या तो फिर आप फ्री नहीं है, पैसे लगता है, या तो फिर आप अगर फ्री वाली बात करें, छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो आप वहाँ पे कोलैब यूज़ कर सकते हो। कोलैब पे चलाओ, स्क्रिप्ट चलाओ, चलती रहेगी, जब तक चल रही है हमारा लैपटॉप बंद हो गया कोई मसला नहीं है, वो तो क्लाउड पे चल रही है। और इवन क्लाउड पे आपको जीपीयू सपोर्ट भी मिल जाएगी। कहाँ पे? कोलैब के ऊपर। नाउ हियर यू कैन सी 95 पे स्टॉप हो गया ये। हमने कहा कि हमने तो 1000 स्पॉट्स लगाए थे, इसका मतलब 1000 टाइम्स ये रिपीटेशन होनी चाहिए थी, लेकिन ये जल्दी स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी लास्ट की चेंजेस अब स्टॉप हो गई। अब ये यू कैन सी दैट हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आ रही है, देखो तकरीबन सेम है, ये देखो कोई चेंजेस नहीं है। यू कैन सी दैट ये चेंजेस नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई चेंजेस नहीं आ रही, बहुत कम, बहुत मिनिमल चेंजेस को जिसको हम कंसीडर ही नहीं करते। तो ये देखिए आपके पास चेंजेस अब कम हो चुके हैं। दैट मीन्स हमारा डेटा इतनी ही ट्रेन हो सकता था, और आप देख सकते हो आपके पास वैलिडेशन एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 84%। ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी आ रही है, 85%, व्हिच इज मोर देन इनफ कि हाँ हमारा मॉडल अभी बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम इस पे और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग वगैरह करके इसको बेहतर कर सकते थे, तो हमारी डुप्लीकेशन निकाल के हो सकता है इसको और बेटर कर सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद अब आपके पास यहाँ पर मॉडल काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब आगे चलते हैं, एक और चीज, हम इसको विजुलाइज कैसे कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आपको तो समझ आ रही है कि सर ये 1 बाय 1 हर इक्वॉक पे रिड्यूस हो रही है, इसको आप विजुलाइज करोगे तभी तो आप किसी को समझा पाओगे। फॉर दैट हमारे पास हमने एक चीज नोट की होगी आपने, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग दिस टाइम वी आर स्टोरिंग द हिस्ट्री हियर। ये जितनी भी आपके पास डेटा आया है, ये सारा का सारा इस हिस्ट्री के अंदर स्टोर हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर एक्यूरेसी का चार्ट प्रिंट करना है, ठीक है। अब एक्यूरेसी के लिए सिंपली मैंने क्या किया, plt.plot यूज किया। प्लॉट के अंदर मैं इसको सिंपल कह रहा हूँ हिस्ट्री, जो आपका ऊपर वेरिएबल था, डॉट हिस्ट्री, जो बेसिकली आपकी यहाँ पर क्या है, एक यू कैन से पैरामीटर है, जहां पर ये सारी हिस्ट्री स्टोर की जाती है। इसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी। सिंपल, ये वेरिएबल है, ये पैरामीटर। तुम एक काम करना, नेक्स्ट टाइम इस हिस्ट्री का नाम कुछ और लिख देना, तो फिर आपको 2 बार नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर एक्यूरेसी प्लॉट की। एक और चीज मैं यहाँ पे plt.plot लिख देता हूँ, और आपकी बार मैं क्योंकि 2 बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री 2 बार, और इसके अंदर अब हम दे देते हैं वैलिडेशन एक्यूरेसी। क्या कह रहा है वैलिडेशन एक्यूरेसी स्पेलिंग, here you can see that क्या आपकी एक्यूरेसी का चार्ट कैसे आ रहा है। Your accuracy is completely increasing and increasing here. You can see that आपके पास ये एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा लेवलाइज करता हूँ, जैसे कि plt.title में हम लिख देते हैं यहाँ पर दिस इज आवर एक्यूरेसी, एंड यहाँ पर plt.yLabel की तरफ चले जाते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एक्यूरेसी अगेन। वहीं पर plt.next लेवल की तरफ चले जाते हैं हम, और इसमें हम लिख देते हैं these are our epochs। सिंपल plt.legend में आ जाते हैं हम, legend नाम प्रोवाइड कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1 is for the training and number 2 is the test accuracy।
नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास कंटिन्यूसली पर इपॉक, ये देखो पर इपॉक आपका यहाँ पर एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और ज़्यादा इंक्रीज आपके पास नजर आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है ये नीचे आई और यहीं पर आपका मॉडल भी ट्रेन होना रुक गया। ये तो हो गया आपका एक्यूरेसी की बेसिस पे। यही सेम चीज हम दोबारा करते हैं फॉर दी वैलिडेशन और आपके लॉस के लिए। तो लॉस के लिए हम यहाँ पे सिंपली दोबारा से प्लॉट करते हैं, पर इसकी जगह पे हम लिख देंगे लॉस और ये भी हो जाएगा आपका लॉस, और यहाँ पर भी हम लिख देते हैं लॉस टू तो बन जाएगा हमारे, और ये भी आपका हो गया लॉस। Now here you can see that क्या आपके पास कंटिन्यूसली लॉस भी रिड्यूस हो रहा है, 1 by 1 और रिड्यूस हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, और आपके पास डेटा यहाँ पर रिड्यूस होता जा रहा है। और जैसे ही आपका वैलिडेशन लॉस इंक्रीज हुआ आपका यहाँ पर मॉडल ट्रेनिंग स्टॉप हो गई। ठीक है, अब ये 1000 है इसलिए बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको 1000 की जगह 100 रखते हैं तो ये उसके हिसाब से चलना शुरू कर देगा। तो डिपेंड्स कि आप कितने रखते हो। ठीक है, इपॉक्स नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के वापस आना है, क्योंकि अब मैं आपको एक टास्क दूंगा वो आपने मुझे अभी परफॉर्म करके दिखाना। थैंक यू, जल्दी आ जाओ नमाज पढ़ के। हालांकि आप देखो 100 पे ही और ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, पहले हमारे पास कम हो रहा था, और एक्यूरेसी देखो कितनी बढ़ गई। वहाँ पे एक्यूरेसी देखें आप कितनी बढ़ चुकी है आपकी। और लॉस आपका ऑलरेडी रिड्यूस था इस वजह से। आगे चलते हैं, टॉपिक है जिसका नाम है ड्रॉप आउट लेयर। अब ये देखें, मैंने अभी दोबारा ट्रेन किया था इसको विद डिफरेंट इपॉक्स, मैंने 200 इपॉक्स लगाए हैं। अर्ली स्टॉपिंग के अंदर हमने जो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो मिनिमम डेल्टा की वैल्यू लगाई थी वो लगाई है 0.001। तो बेसिकली जैसे जैसे आप पैरामीटर्स चेंज करते जाओगे आपके पास वैल्यू चेंज होती जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके रिजल्ट्स में ज़्यादा वेरिएंस नहीं आ रही। ठीक है, देखो आपका कोई डिफरेंस है बहुत कम है। ठीक है, दैट मीन्स आवर मॉडल इज परफॉर्मिंग ग्रेट नाउ। ये जनरलाइज मॉडल तैयार हो चुका है। अब एक और टॉपिक है जिसका नाम है ड्रॉप आउट। अच्छा, ड्रॉप आउट से पहले मैं थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके भी आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर इसको विजुलाइज करना है, प्रेडिक्शन निकालनी है, या फिर हमें बेसिकली कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह विजुलाइज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सीक्वेंस मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया था। नाउ हियर यू कैन सी मैंने एक प्रेडिक्टेड क्लासेस के अंदर बेसिकली क्या किया, वाई प्रेडिक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वाई प्रेडिक्ट किया है। यहाँ पर हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ चुकी हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेडिक्टेड वैल्यू में क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कर दिया प्रेडिक्ट। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास 4 डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन मैट्रिक्स या फिर एक्यूरेसी स्कोर आप निकालते थे तो वाई के अंदर एक ही कॉलम चाहिए आपको, ऐसे ही है ना, एक कॉलम चाहिए आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मैक्स ले लिया, मतलब जिस कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू है मतलब वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है ना। जब आप आर्ग्यूमेंट मैक्स करोगे तो उस कॉलम को वो 1 कर देगा, बाकियों को 0 कर देगा। तो उसका आर्ग्यूमेंट पता चल जाएगा आपको कि आप फॉर एग्जांपल 4th कॉलम है तो उधर आ जाएगा 4, अगर 3rd कॉलम है तो आ जाएगा 3, अगर 1 कॉलम है तो आ जाएगा 1। आप चाहो तो इसको प्रिंट करके देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले y predict और क्लासेस को कर देता हूँ प्रिंट। नाउ हियर यू कैन सी ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यू क्या आ गई, जो आपका
2 वाला कॉलम मैक्सिमम जा रहा था तो उसका आर्ग्यूमेंट मैक्स को पता चल गया कि भाई उसका कौन सा कॉलम नंबर है, भाई 2 कॉलम नंबर है तो वैल्यू आ गई 2। तो ऑटोमेटिकली जो आपने हॉट इनकोडिंग की थी इसके अंदर अलग अलग कॉलम्स बनाए थे फॉर डिफरेंट आउटपुट, अब वो एक ही कॉलम के अंदर आ गए और विथ डिफरेंट लेवल्स हो गए। जहाँ पे 0 1 2 3 आपके पास लेवल बन गया। जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम था ये आपका ऑटोमेटिकली 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, सिंपल। तो ऑटोमेटिकली अब वो सिंगल कॉलम में तैयार हो गए। यही सेम चीज मैंने इधर टेस्ट वाले के ऊपर भी परफॉर्म कर दिया क्योंकि उसके अंदर भी हमने 1 हॉट एनकोडिंग की हुई थी तो उसको भी हमने दोबारा आर्ग्यूमेंट मैक्स कर दिया। नाउ आफ्टर दैट जब आपके पास एक सिंगल कॉलम बन गया, नाउ मैंने क्या किया, वाई ट्रू कॉमा वाई प्रिडिक्ट क्लासेस, इसको मैंने एक्यूरेसी निकाला तो आपके पास ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी यहाँ पर कितनी आ रही है 0.79। ठीक है, कम है, इसको बेहतर कर सकते हैं आप डिफरेंट तरीके डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके। एक और टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। कंफ्यूजन मैट्रिक्स मैंने अप्लाई किया तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर कंप्लीट कंफ्यूजन मैट्रिक्स बन गया। आप देख सकते हो हमारे पास एरर्स कम है, बहुत कम एरर्स, इतने ज़्यादा एरर्स नहीं है। सेंटर ये आपकी जो यू कैन से वैल्यूज हैं जो बिल्कुल ट्रू वैल्यूज हैं वो बता रहा है ना आपको, ये ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू वैल्यू है, ये भी ट्रू। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या था, एक था ट्रू पॉजिटिव, दूसरा था फॉल्स नेगेटिव, ये दो चीजें हमें चाहिए थी, इसके अलावा जो भी वैल्यू आ रही थी वो हमारा एरर था, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पर ये सारी की सारी आपकी ट्रू वैल्यूज या फिर ट्रू पॉजिटिव या फिर फॉल्स नेगेटिव की वैल्यू जो हमें चाहिए। कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया। एक और टॉपिक है जिसका नाम है ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर बेसिकली क्या है, एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट लेयर होता क्या है, कभी कभार क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स है सिंगल हिडन लेयर के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कितने न्यूरॉन्स थे इस लेयर के अंदर, जो हमने ऊपर सीक्वेंस बनाया था इसमें 16 है, इसमें 8 है, इसके अंदर 4 है। अगर मैं कह रहा हूँ भाई ये 16 है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाया था 128 न्यूरॉन्स और यहाँ मैंने बता दिया भाई 64 न्यूरॉन्स, और एक और ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर लेयर जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ 16 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ बनाए हुए। अब आपका डेटा बहुत ज्यादा आपस में यू कैन से दैट हर न्यूरॉन के पास जा रहा होगा और बहुत ज्यादा एक यू कैन से बेहतरीन बन सकता है आपका यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क। लेकिन ये आपकी ओवर फिटनेस भी इंक्रीज कर सकता है कि हो सकता है आपका मॉडल ओवर फिट हो जाए, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हो सकता है आपका मॉडल अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन यहाँ पर ओवर फिटनेस की पॉसिबिलिटी आती है। ओवर फिटनेस की पॉसिबिलिटी क्यों आती है, आपने याद है रैंडम फॉरेस्ट पढ़ा था, रैंडम फॉरेस्ट में क्या था, रैंडमली डिसाइड करता था कितने ट्रीज होने चाहिए, रैंडम नहीं करता था ना, हमने बता दिया भाई इतने ट्रीज आपके बनाने हैं, अब उसमें से वो रैंडमली बताता भाई कौन कौन से मैंने यूज करने हैं डिसीजन ट्रीज, कितनों को मैंने छोड़ देना है। यार यहाँ देखो, यार तुम सेकंड के वो पीछे बैठा करो, इसकी इनकी क्लास के टाइम पे इनको तंग ना करो, इनको सुनने तो क्या कर रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका डेटा होता है उसको ये पैटर्न मेमोराइज हो जाता है, अब उसे पता है कि आप डेटा कहाँ जाके हमने यू कैन से दैट रोक देना है। जिस तरह आप रैंडम फॉरेस्ट को छोड़ो, डिसीजन ट्री याद है, डिसीजन ट्री में क्या था, अलग अलग ट्रीज बन रहे थे, अलग अलग हमारे पास नोड्स बन रहे थे ना आखिर में। ठीक है, अब हो रहा क्या था कि ओवर फिटनेस दिखा रहा था डिसीजन ट्री, क्यों, क्योंकि जब डेटा ट्रेन कर रहे थे हम, डेटा को मेमोराइज हो गया ट्रेनिंग वाला डेटा कि अगर ये वाला टाइप का डेटा आएगा तो इसको इसी जाके नोड में छोड़ देना है। तो वो तो ट्रेनिंग के टाइम पे बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जब आप टेस्टिंग की बात करते हो टेस्टिंग के टाइम पे वो फिर कंफ्यूज हो जाता था भाई अब कहाँ भेजना है, इसको कहाँ भेजना है, क्योंकि वो अनसीन डेटा था, उसको पता ही नहीं था। उसके लिए रैंडम फॉरेस्ट बेहतरीन था। रैंडम फॉरेस्ट क्या करता था, उसको ये जो आपकी ओवर फिटनेस है उसको खत्म करता था। कैसे, रैंडमली इतने सारे ट्रीज हैं, रैंडमली क्या करेगा, कभी दो ये वाले ट्रीज उठा लेगा, कभी ये वाले उठा लेगा, कुछ कभी दूसरे ट्रीज उठा लेगा, डिफरेंटली यहाँ पर रैंडमली बेसिकली चूज कर रहा होगा डिफरेंट ट्रीज को, हाँ बूस्टिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके।
बूस्टिंग नहीं, बैगिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके, मेरे को भी कंफ्यूज कर रहा है। बैगिंग टेक्निक में बेसिकली अब क्या कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज को सिलेक्ट कर रहा होता है। यहां पर भी आप ये चीज कर सकते हो कि हर दफा रैंडमली न्यूरॉन्स बेसिकली सिलेक्ट हो रहे हो, उसके लिए आपको यहां पर ड्रॉप आउट लेयर्स बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कह रहा हूं ये 128 है, 128 में से तकरीबन कोई ये अराउंड 32 लेयर्स को ड्रॉप आउट कर दे पर रैंडमली, तो हर दफा नया न्यूरॉन आपके सामने आ रहा होगा जो ट्रेन हो रहा होगा। कैसे? उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ड्रॉप आउट लेयर, और यहाँ पर हम बताते हैं द परसेंटेज ऑफ ड्रॉपिंग द न्यूरॉन्स, कितना परसेंट न्यूरॉन्स आपने ड्रॉप करने। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दे रहा हूँ 0.3, मतलब 30% ऑफ द न्यूरॉन ऑफ अबव लेयर। अबव लेयर कौन सी है? 128। 128 का 30% कितना निकलेगा? 128 का 30% कितना होना चाहिए? 12 × 3 34 पॉइंट समथिंग या फिर 35 तकरीबन आपके पास यहाँ पर लेयर्स ड्रॉप आउट हो जाएंगी, बट रैंडमली ड्रॉप आउट होंगी। अब हर दफा नई लेयर ड्रॉप आउट हो रही है और नया न्यूरॉन बेसिकली यहाँ पर इसको ट्रेन कर रहा होता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस लेयर में से भी तकरीबन ड्रॉप आउट हो जाए कोई आपका 64 है ना, 64 का 20% कितना होना चाहिए? 20% ले देते हैं 0.2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी मैं ड्रॉप आउट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉप आउट करता हूँ 10% बस 0.1, क्योंकि लेयर्स हमारे पास इस लेयर में हमारे पास न्यूरॉन्स कम है, तो 10% का मकसद होता है अराउंड 1.6, तो 10% आपके पास इतनी लेयर्स बेसिकली क्या करेगा, ये ड्रॉप आउट कर देगा। नहीं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे ही एक अंदाजा लगा रहे हैं, आप इस पर चेंज करते रहोगे, परसेंटेज चेंज कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। अगर मैं इसको 50% ड्रॉप आउट कर दूंगा तो फिर आधे के आधे इधर हो जाएंगे, तो हर दफा ये 50% अलग अलग न्यूरॉन्स उठा रहा होगा, कुछ ड्रॉप करेगा कुछ रखेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस ड्रॉप आउट लेयर हम इसको रन करते हैं, इट सेज ड्रॉप आउट। अच्छा हाँ, इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉप आउट इंपोर्ट कर देते हैं, दोबारा चलाते हैं सब कुछ, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, करते हैं सेज कॉमन ही लगा है। कहाँ पे? ओके, नाउ मॉडल हैज बीन क्रिएटेड, तो रन करते हैं, दोबारा से रन करते हैं, सब चीजें दोबारा कर देते हैं। Now here you can see it is basically changing। ठीक है, आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, लॉस रिड्यूस हो रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? Whenever you are introducing dropout layer here, that will basically help in the generalization of your model। क्योंकि हमने 3 टाइप पढ़े थे ना, क्या? एक ओवर फिटनेस, दूसरा अंडर फिटनेस, एंड नंबर 3 वाज दी जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज का मतलब ये था कि तकरीबन सेम ही आपके पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग एक्यूरेसीज आ रही थी, मतलब दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ट्रेनिंग में भी और टेस्टिंग में भी। ओवर फिटनेस में क्या था, सिर्फ ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, टेस्टिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा था। अंडर फिटनेस में क्या था, दोनों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब ये जनरलाइजेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर ओवर फिटनेस खत्म हो जाएगी आपके मॉडल की। तो अगर वो प्रिडिक्ट सही नहीं कर रहा तो आप यहाँ पर इसके जरिए इसकी जनरलाइजेशन इंक्रीज कर सकते हो। समझ आ गया ड्रॉप आउट लेयर कब इस्तेमाल करेंगे, क्यों करेंगे? एनी क्वेश्चन यू मे आंसर, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए ना, थैंक यू।